नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 2 से कराएंगे जो आईआर से रिलेटेड है। और प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि जो महासागरों पर नियंत्रण रखता है वह विश्व पर शासन करता है। ये एक स्टेटमेंट है और इसी कथन के आलोक में सागर से महासागर तक हुए बदलाव पर चर्चा करना है। तो आप लोग अगर न्यूज़ में देखे होंगे तो भारत ने जो उसकी सागर की पॉलिसी रही है, तो अब वो सागर से शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया है, महासागर की ओर चला गया है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और बहुत संभावना है कि आपके प्रश्न में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। तो आप लोग केवल 10-15 मिनट बने रहिएगा, बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन हमारे बैचेज आते ही रहते हैं शाम को 5 बजे। तो आप लोग इस समय तो ज़रूर चैनल पे बने रहें। और संस्थान 2 बैच चला रहा है, एक तो हमारा शून्य से शिखर बैच है, ये बैच फाउंडेशन बैच है, और 2026 पीसीएस पीटी और मेंस को लेकर के पूरी तरीके से समर्पित है। दूसरा बैच है अब की बार मेंस पर, ये बैच हमारा है पूरी तरीके से टारगेटेड, जो 2025 का मेंस बच्चे दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको यदि इसको लेकर के कुछ आपको क्वेरी करनी है तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां संपर्क करें संस्थान के लोग और बेहतर बताएंगे। प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं। 8 अंकों का प्रश्न है कि जो महासागरों पर नियंत्रण रखता है वह विश्व पर शासन करता है। इस कथन के आलोक में सागर से महासागर तक हुए बदलाव पर चर्चा करें। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है तो ये बेसिकली समुद्र के महत्व को दर्शाता है कि मतलब अगर जो समुद्र पर नियंत्रण किसी भी देश का ज़्यादा रहेगा तो वो एक तरीके से पूरे विश्व पे उसका नियंत्रण रहता है। और आप अगर इतिहास में उठा के देखेंगे तो ब्रिटेन एक बड़ी वैश्विक शक्ति रहती है, तो उसका एक बड़ा कारण क्या रहता है कि वो उसकी जो नौसेना थी बहुत मजबूत थी, और वो इसीलिए वो अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका को सब जगह उसने अपने उपनिवेश बनाए और वो पूरे विश्व पे राज किया। उसके बारे में कहा जाता है ना कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, मतलब कि सूर्य भगवान की जहाँ जहाँ ये पहुँचते थे, तो अगर इंडिया में रात हुई तो अमेरिका में चूँकि दिन हो रहा है तो अमेरिका भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। तो ये चीज़ें थी, मतलब हर जगह ब्रिटेन छाया हुआ था। अगर भारत भी गुलाम हुआ, और ऐसा नहीं कि भारत के पास सोल्जर्स की कमी थी, भारत के शासक कमज़ोर थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी चीज़ें वो बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन कारण क्या था उनके हारने का कि भाई आप स्थल पर मजबूत है, जल में आप मजबूत नहीं हैं, और आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करने होते हैं, क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था ही राज्य के राजस्व के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि राज्य का जो अश्व होता है वो क्या होता है, राजस्व होता है। मतलब राज्य को खींचने का काम करता है वही राजस्व रूपी घोड़ा, और राजस्व आपको कहाँ से मिलेगा, ट्रेड से मिलेगा। और ट्रेड में अगर आप केवल बंद इकॉनमी की तरफ गए कि जो आप अपने देश में ही आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उससे तो आपको बहुत रेवेन्यू प्राप्त होगा नहीं। तो ऐसे में न तो आप बड़ी नौकरशाही रख पाएंगे, न तो बड़ी सेना रख पाएंगे। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है कि अभी भी परिवहन का सबसे सुगम और सस्ता सरल माध्यम क्या है, तो वो नौ परिवहन है, न कि वायु। वायु बड़ी खर्चीली है और उसका लागत बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पूरा विश्व है तो उसमें 70% भूभाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, 30% स्थल भाग है। तो मतलब आपको कहीं भी जाना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो इसलिए पानी में मजबूत रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से। और इतिहास का मैंने उदाहरण आपको दे ही दिया कि भाई पुर्तगालियाँ यहाँ आए, वो मुट्ठी भर पुर्तगाली आए और हमारे समुद्र में केवल नाकेबंदी कर दी, और उसके बल पे वो आकर के यहाँ प्रमुख शक्ति बन गए। और बाद में इनसे बेहतर नौवहन वाली शक्ति ब्रिटेन की थी, तो वो आकर के पुर्तगालियों को स्किप करके भारत को 200 वर्षों तक करीब करीब गुलाम बनाने में सफल हो गए। तो कितना बड़ी भूमिका है सागर महासागर की। तो वही है कि उपयुक्त कथन समुद्री शक्ति के सामरिक महत्व को रेखांकित करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सामरिक महत्व का कैसा है ये कथन। हिंद महासागर के बढ़ते महत्व के साथ भारत का सागर से महासागर की ओर बदलाव समुद्री क्षेत्र में उसकी उभरती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जिसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं।
तो सागर के तहत फोकस प्राय हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित था। मतलब इसमें क्या था कि जो सागर से महासागर की ओर हम मूव किए, तो वो क्यों किए भाई? अगर किसी भी व्यवस्था से हम एक नई व्यवस्था की तरफ, व्यापक व्यवस्था की तरफ जाते हैं, तो कुछ न कुछ जो नई पुरानी व्यवस्था थी उसमें कुछ खामियां रही होंगी, या खामियां न भी रही हों, लेकिन चूंकि हमारी वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा न कर पा रही हो, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अगली व्यवस्था की तरफ मूव करेंगे। और यही हमारे आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण से ऐसा प्रयास किया गया कि जिससे ये हमारे हित सध सके और हम महासागर की तरफ रुख करते हैं। और थोड़ा सा आप सागर का फुल फॉर्म जान लीजिए कि सागर क्या है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, कि तहत क्या है कि फोकस हम करते थे केवल हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। मतलब वेस्ट बंगाल देख लिए, अरब सागर देख लिया, साउथ में अफ्रीका चले गए, मालदीव वाली चीज़ों को देख लिया, मतलब वहीं तक हम सीमित थे। लेकिन क्या उससे जो है, जब विश्व पूरे वैश्वीकरण के तहत एक ग्लोबल बनता जा रहा है, तो क्या हमारी इतनी ही प्रभुसत्ता होने से चीज़ें चल सकती थी? तो नहीं। तो इसीलिए हम कहाँ फिर गए? महासागर की तरफ। और महासागर का फुल फॉर्म क्या है कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन की ये बात कर रहे हैं, कि मतलब अब हम इस हिंद महासागर के दायरे से निकल करके अन्य क्षेत्रों में तरफ जा रहे हैं। और अन्य क्षेत्र क्या है? तो हिंद है, तो है ही हमारा, क्योंकि ये तो हमारा बेस है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ हम प्रशांत महासागर में भी दखल अंदाजी देंगे। और हमारी भूमिका प्रशांत महासागर में, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो देख भी रहे होंगे किस तरीके से हम वियतनाम के साथ समझौता कर रहे हैं। फिर दक्षिण पूर्व जो देश है वहाँ हमारी सक्रिय भागीदारी हो रही है। तो वही आप करें कि हिंद प्रशांत, फिर वैश्विक दक्षिण में। और दक्षिण में क्या है कि अफ्रीका में भी हम जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में है, और पश्चिम एशिया तक। तो ये सारे क्षेत्र को हम महासागर के तहत कवर करेंगे, जो हम सागर के तहत केवल बधे हुए थे हिंद क्षेत्र के रीजन तक। ठीक है, तो हिंद क्षेत्र से हमारे दायरे का विस्तार हुआ, और यही इस प्रश्न का मूल भाग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम सागर से महासागर की तरफ मूव किए तो क्यों किए, और अन्य कारणों को भी देखें कि भारत का सागर से महासागर की ओर रुख जो है वो चीन को नियंत्रित करने और उसके हिंद महासागर में बढ़ते प्रसार के प्रत्युत्तर के रूप में भी क्या है देखा जा रहा है, जो इसका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि चाइना का देख ही रहे होंगे, चाइना जो है दक्षिण साउथ एशिया में, वो साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना भारत को एक बड़ी चुनौती मानता है। उसको लगता है कि और सारे देश को तो हम ऐसे ही निपटा देंगे, या वो कर भी सकता है, सक्षम भी है, और परेशान करता रहता है। और उसको चुनौती मिलती है भारत से। उसको लगता है कि अगर भारत को हम साथ ले गए, या भारत को हम नकेल कसने में कारगर रहे, तो ऐसे में जो एक ध्रुव का नेता अगर अमेरिका है, तो दूसरे ध्रुव का हम निर्विवाद नेता बन जाएंगे। और उसकी तो महत्वाकांक्षा ये है कि एक वैश्विक ऑर्डर बनाने की जिसमें वो सर्वोच्च स्थिति पर है। हालांकि अभी वो दूर की कौड़ी है, लेकिन चाइना की मंशा यही है। और इसके लिए वो क्या करता है कि भारत को हर तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो पाकिस्तान में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, इस समय तो बांग्लादेश में भी उसका प्रेजेंस, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पहुँच रहा है तो पीछे से चाइना वहाँ पहुँच ही रहा है, तो बांग्लादेश भी थोड़ा डिस्टर्ब है। नेपाल कुछ समय तक पहले काफ़ी कुछ हद तक चाइना के फेवर में था। म्यांमार में भी स्थिति इधर कुछ संतोषजनक है, नहीं तो बीच में स्थिति डैमेज हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, मालदीव तो हमारे विरोध में ही, मतलब जो वर्तमान मौजूद सरकार है वो तो हमारे विरोध में ही कैंपेन चला करके आए हैं। मतलब इंडिया आउट का नारा आपने देखा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब चाइना इतना आक्रामक हो रहा है हिंद महासागर में, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी जो है चाइना को उसके ही गढ़ में घेरें। और इसीलिए जो हमने प्रशांत महासागर का चुनाव किया, और प्रशांत महासागर में न केवल मैंने चुनाव किया है, मतलब हमने, हमारे देश ने, बल्कि वहाँ हम अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। चाहे वो कंबोडिया में हो, वियतनाम में हो, हम समझौता कर रहे हैं। ताइवान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप बताइए, फिर भारत द्वारा अपनाई गई इस नीति से न केवल छोटे एवं द्वीपीय देशों जैसे मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ऊर्जा मार्ग को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो आप ऊर्जा मार्ग जान ही रहे होंगे किस तरीके से हिंद महासागर से होकर जाती है। और
जो हमारी महासागर की योजना है, तो हम इसमें जो हमारे पड़ोसी जो छोटे देश हैं, तो हम उनकी संप्रभुता की भी रक्षा करने में सफल होंगे। साथ ही साथ जो ऊर्जा मार्ग में जो डकैती लूट की जो समस्याएं होती थी, उसे भी नियंत्रित करने में हम सफल होंगे। और वर्तमान में आप देख रहे होंगे, एक समय था कि जैसे ही मिडिल ईस्ट से चीज़ें होती थी, व्यापार बेसिकली डीजल पेट्रोलियम का, और वो लूट लिए जाते थे समुद्री लुटेरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा। तो सब चीज़ों में अब काफ़ी कुछ हम लोगों ने अंकुश लगाने का प्रयास कर लिया था सागर परियोजना के तहत ही। और अब जो कि महासागर और भी ज़्यादा हम आक्रामक होकर निकल रहे हैं, तो अब तो ये और भी नहीं हो पाएंगी। वही आप बता रहे हैं, इसके द्वारा समुद्री डकैती रोधी गश्त, मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्यों में क्या होगा, तो तेजी आएगी। फिर भारत के भू राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि होगी। मतलब ये कैसे प्रभाव में वृद्धि होगी कि महासागर की ओर शिफ्ट होने से भारत का वैश्विक दक्षिण में प्रभाव बढ़ेगा। वही है कि भाई हम इसमें चूँकि प्रशांत को भी कवर कर रहे हैं, तो वैश्विक दक्षिण में हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक की चीज़ों में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे जो हमसे सटे हैं, जैसे सिंगापुर हुआ, कंबोडिया हुआ, लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, तो वहाँ भी हमारे प्रेजेंस बढ़ेंगे। तो ऐसे में वहाँ अगर हमारे प्रेजेंस बढ़ रहे हैं, तो एक तो चाइना को हम काउंटर करेंगे, साथ ही साथ उन देशों से हमारे सामरिक अगर हित सध रहे हैं, तो फिर वो व्यापारिक भी सधेंगे। और फिर हमारी जो एक बड़ी पॉलिसी है सॉफ्ट पावर की, वो भी वहाँ इम्प्लीमेंट होगी। वसुधैव कुटुंबकम की भारत की जो सॉफ्ट पावर की नीति का है, वो भी विकास होगा। क्योंकि अगर हम तो सहिष्णु देश हैं, और आप ऐसे सोचिए कि कोई भी अच्छा व्यक्ति कहीं जाए, अगर वो बस जा पाए, तो अपना प्रभाव तो बना के ही रहेगा। क्योंकि भाई हमारे देश में तो चोरी चमारी उस तरीके से है नहीं चाइना की तरह कि उसकी नीयत ही खराब रहती है सारे देशों के प्रति, कि उसके संसाधनों को हड़प लिया जाए, उसके भूभाग को हड़प लिया जाए। तो ये सब तो हमारा चाल चरित्र चेहरा नहीं है। साथ ही साथ हम अपने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। तो बस हमारा प्रेजेंस जाए, और वो किसी भी माध्यम से जाए। यहाँ हमको महासागर के माध्यम से पहले तो ये दिख रहा है कि सामरिक दृष्टि से मिल रही है बढ़त, लेकिन ठीक है, अगर हम सामरिक दृष्टि से ही इन देशों में पहुँच रहे हैं, इनको कुछ सामरिक सुविधाएं दे रहे हैं, इनसे हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो एक रास्ता खुला तो दूसरा तीसरा रास्ता स्वतः खुलेगा। मतलब व्यापारिक खुलेगा, और जब व्यापारिक खुला तो सांस्कृतिक खुलेगा ही खुलेगा। और हम सांस्कृतिक रूप से इतने मजबूत हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो बुद्ध भगवान रहे हैं, या जो हमारा अपना धर्म रहा है, तो वो भले भारत में उनको उतनी ख्याति वर्तमान में ना मिली हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर मतलब जापान से लेकर के नीचे वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया, ये सारे देश जो हैं बौद्धिस्ट देश हैं, इंक्लूडिंग चाइना। तो हम वहाँ के लोगों में अपनी पैठ बना सकते हैं। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर की नीति है, और जिस पे हम यकीन भी करते हैं कि भाई हमारा क्या मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा ही एक कुटुंब के समान है, और हम सभी भाई बहन के समान हैं। तो ये भावना के साथ अगर हम जाएंगे, तो हमारी बढ़त वैसे भी मिलनी है। और इसीलिए देखिए, भारत के लोग कहीं भी देश दुनिया में जाते हैं, तो उनके लिए तो एक आम जनमानस में वहाँ के लोगों में धारणा तो रहती ही रहती है कि सभ्य लोग हैं, सुशिक्षित लोग होते हैं, और हिंसक नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध ने ही जो है पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और फिर आगे चल कर के इसमें एक बड़ा योगदान आधुनिक भारत में गांधी जी के द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो भारत के भू राजनीतिक प्रभाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो है सामरिक और जो हमारी सॉफ्ट पावर की नीति है, उसका विकास होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का सागर से महासागर की ओर बदलाव बहुध्रुवीय समुद्री व्यवस्था में नेतृत्वकर्ता बनने की भारत की महत्वाकांक्षा की क्या करता है, तो ये पुष्टि करता है। मतलब इसके माध्यम से क्या होगा, जो हमारी एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका है, मतलब जो हमारे नीति निर्माता एक नारा देते रहते हैं कि भाई भारत विश्व गुरु था। अतीत में हम 1500 साल तक विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थे। अगर हम 1500 साल तक 1700 साल तक विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, हम भारत के जो लोग हैं वो देश दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब विश्व गुरु की भूमिका में थे। किन्हीं कारणों से मतलब वो दर्जा हमारा खत्म हुआ, तो क्या हम पुनः उसे नहीं पा सकते हैं? और वर्तमान सरकार उसके लिए आपको प्रतिबद्ध भी दिख रही होगी। लेकिन
प्रतिबद्धता के साथ साथ कमिटमेंट भी ज़रूरी होता है कि भाई आप कितना अपने लक्ष्यों को लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको उस लेवल पे ले जाएगी। तो वो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन हम हो सकते हैं, भले समय लगे, तो उसी दिशा में सारे प्रयास हैं। मतलब सागर से महासागर तक की यात्रा है कि हम वैश्विक व्यवस्था में, चाहे वो आर्थिक मंच हो, चाहे वो सामरिक मंच हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो कूटनीतिक मंच हो, वह हम अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। और जो सागर से महासागर की तरफ हमारा जो ये मूवमेंट है, उसमें एक माइल्ड स्टोन की तरह रहेगा। तो आज का प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और अच्छा प्रश्न था। देखिए क्या है ना कि आप लोग जनरली ये प्रश्न आता तो थोड़ा टेक्निकल है, सागर से महासागर, तो आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो बहुत जनरल उत्तर लिख के आते, तो उसमें आप लोग का नुकसान हो जाता। तो हमको लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, और आपके आईआर में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और पीछे अगर आपने देखा होगा जो मैंने कराया था पिछली बार 24 के लिए आईआर, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था आईआर का कि जो हमारे जो टेस्ट प्रोग्राम है उनको तो छोड़ दीजिए, जो मैंने कराया है यूट्यूब से मतलब बाहर गया हो तो आप कहिए। मतलब आप पेपर उठाइए 24 पीसीएस का यूपी का, और आईआर के हमारे वीडियो समय के देखिए, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से, 1 महीना से 15 दिन पहले के बीच सारे मैंने वीडियो कराया है, और सब वही आए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ट्रस्ट बना करके संस्थान के साथ जुड़े, और विश्वास माने कि अभी भले हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पा रही हैं। कारण ये है कि अभी हम किसी संस्थान के साथ भी जुड़े हों तो उस तरीके का आक्रामक हम प्रचार भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट में कोई समझौता नहीं है। यदि आप साथ देंगे, यदि आप जुड़ेंगे, तो आपको ये एहसास भी होगा। आप मार्केट से, आप अदर संस्थान से आप तुलना भी कर लें, उसके बाद ज्वाइन करें, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, जो भी समस्या रहती, कमियां रहती हैं, उसका मार्किंग होता है। अगर आपका आधा नंबर, 1 नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, वो कमेंट करके बताया जाता है। फिर आपको मॉडल आंसर दिया जाता है, और ये मॉडल आंसर आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से, मतलब कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो करीब करीब 750 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करा के भेजा जाएगा। अगर इतना करके जाएंगे तो सोचिए आप कितनी सहज स्थिति में रहने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ अंतिम में हमारे लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, तो अभी तक आप लोगों ने इस टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मतलब ज्वाइन करें। और कुछ चैनल हमारे हैं, तो जैसे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब है हमारा, एक और चैनल है, तो इनको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन दोनों चैनलों पे आपको निरंतर वीडियो आपकी तैयारी से संबंधित मिलते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।